प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में आज इस वीडियो में आप द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत बागानों में स्वराज तथा सविनय अवज्ञा की ओर नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। देखिए, बागानों में स्वराज। बागानी मजदूरों को बागान की चार दीवारी से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, यानी वो बाग से बाहर नहीं जा सकते थे। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का अर्थ यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं, उनमें जिसमें उन्हें बंद करके रखा गया है। उनके लिए आजादी का अर्थ था कि वे अपने गांव के वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। आजादी का उनके लिए क्या अर्थ था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे, बस इतनी ही उनको आजादी थी। सन 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में कार्य करने वाले मजदूरों को बिना आज्ञा बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी, और वह आज्ञा उन्हें विरले ही कभी मिलती, यानी कभी भले ही मिल जाए। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, यानी उनकी बात को नहीं मानते थे। उन्होंने बागानों का कार्य त्याग दिया और अपने घर चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया है, इसीलिए आप सभी को गांव में अपने लिए जमीन मिल जाएगी। परंतु वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे बीच मार्ग में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इन स्थानीय नागरिकों के आंदोलनों की अपनी अपेक्षाएं व दृष्टिकोण हुआ करता था, जिनकी कांग्रेस द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलनों में उपेक्षा की गई। इन्होंने गांधी के स्वराज आंदोलन का अर्थ अपने ही शब्दों में लगाया, जिसके अनुसार स्वराज्य प्राप्त एक ऐसे युग का द्योतक है जिससे उनके सभी कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जब स्वराज प्राप्त हो जाएगा तो उनका विचार था कि जो भी हमें कष्ट और परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे गांधी का नाम लेकर कार्य करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन के साथ जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। आगे देखिए, सविनय अवज्ञा की ओर। असहयोग आंदोलन फरवरी सन 1922 तक पूरे देश में तीव्रता से विस्तार कर चुका था, यानी पूरे देश में फैल गया था। परंतु अचानक चौरी चौराहे स्थान पर भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया तथा 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। आंदोलन के इस हिंसक रूप को देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे सन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। मोतीलाल नेहरू तथा
CR दास ने परिषद की राजनीति में वापस आने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता अधिक उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। अंदरूनी बहस व असहमत के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी वर्षों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार पुनः बदल दी। प्रथम कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। सन 1926 में कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और सन 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई, यानी बिल्कुल कीमतें गिर गईं। इसके कारण कृषि उत्पादों की मांग में गिरावट हुई और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान देना भी भारी पड़ने लगा और सन 1930 तक ग्रामीण क्षेत्र इस भारी उथल पुथल से प्रभावित होने लगा। इसी पृष्ठभूमि में इंग्लैंड की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके परिणाम के बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी सदस्य अंग्रेज ही थे। जब साइमन कमीशन सन 1928 में भारत आया तो जगह जगह इसके विरोध के नारे लगे और इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। इस विरोध में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस पार्टी के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक रुख अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, परंतु इस खेमे का अपना प्रभाव घटता जा रहा था। सन 1929 में कांग्रेस का 44वां अधिवेशन लाहौर में हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी सन 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन सभी नागरिक पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत ही कम नागरिकों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा के जीवन के ठोस युद्धों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और मार्ग ढूंढना था। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे जो पढ़ाया गया है उसे अपनी भाषा में लिखकर ग्रुप पर डालें। धन्यवाद।